हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली ये बताता है कि लाइट के बारे में ये पूरी स्टडी है। तो लाइट का ऐसा पार्ट जो अपनी आँखों को दिखता है, जिसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है, और मतलब कि बहुत सारी लाइट होती है जो अपन देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्ट्रा वायलेट होगी या इंफ्रारेड होगी, वो सब हम नहीं देख सकते। तो एक विजिबल पार्ट लाइट के बहुत बड़ा जो स्पेक्ट्रम में होता है, इसमें एक छोटा सा विजिबल पार्ट होता है जो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के रेंज का होता है, वेवलेंथ का। उसी को अपन देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है लाइट। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऐसा रेंज जिसको अपन देख सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो होता क्या है कि लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो ट्रैवल करता है वो किस में करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, सो ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दैम। मतलब दो पॉइंट ट्रैवल कर रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सीधा स्ट्रेट लाइन में दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस पाथ में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस पाथ को क्या बोला जाता है, रे ऑफ लाइट। इस पाथ को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। जैसे आप टॉर्च चलाते हैं तो टॉर्च से जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसको आप देखोगे तो सीधा वहाँ पे स्पॉट पड़ता है, तो अपन को ये दिखता है कि हाँ एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है पाथ ऑफ द, ये जो पाथ है इस पाथ को बोला जाता है रे ऑफ द लाइट। ठीक है, और अगर यहाँ पे बहुत सारी रेज आती है, जैसे एक रे तो जाती नहीं है, तो बहुत सारी जाती है, बंडल ऑफ सच रेज इज कॉल्ड बीम, इसको बोला जाता है बीम। ठीक है, बोलते हैं कि लाइट बीम हमने डाली है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन ने जैसे कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मिरर होता है तो उसकी तरफ हम अगर कोई लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने पास आती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोटिंग होती है सिल्वर की या जो भी कलर की होती है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन का क्या क्या नियम होता है, रिफ्लेक्शन का दो नियम होता है देखो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि किस एंगल पे वो आ रही है, तो वो एंगल अपन को देखते कहाँ से, वो एंगल देखते हैं कोई भी सरफेस है, जैसे ये कांच है, ठीक है, मिरर है, तो ये मिरर के जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, इसको बोला जाता है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से कहाँ पे आ रही है, सपोज कोई रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, वो थीटा एंगल है। तो अगर यहाँ से ये आ रही है तो मतलब इंसिडेंट है, तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अगेन एंगल कहाँ से मेजर करना है, नॉर्मल से, तो ये थीटा हो गया, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो वही जैसे मैंने बताया, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और ये होता है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जहाँ पे ये लाइट गिर रही है वहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, जहाँ पे ये लाइट गिर रही है जिस पॉइंट पे मिरर की कांटेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे सपोज, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन, जगह जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक ज़मीन है और आप बॉल डाल रहे हो, तो बॉल ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, तो ये पूरा जो प्लेन है, मतलब आप सामने वाले फील्डर को दे रहे हो सपोज, ठीक है, तो ये आप एक ही लाइन में खड़े हो, मतलब ये जो पूरा प्लेन है वो क्या है, सेम प्लेन है। ठीक है, सो वी कैन से कि ये तीनों जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं हमेशा। तो ये दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये जो है वैलिड होते हैं किसके लिए, फॉर प्लेन और कर्व। कोई भी अगर ऐसा मिरर लोगे कर्व सरफेस वाला तो भी वैलिड है, प्लेन मिरर लोगे तो भी ये वैलिड है। ठीक है, नाउ छोटे छोटे डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, तो जैसे अभी किसकी बात करें, स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो स्फेरिकल मिरर मतलब ये हो गया कि कोई बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है, उसको मैं छोटा सा काट के उसका मिरर बना रहा हूँ, तो ये मेरा मिरर आ गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। तो इसका नॉर्मल कौन सा होगा भाई, इसका ये सेंटर है सपोज, तो इसमें नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी, जो इसकी रेडियस होगी वो हर पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसमें रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी क्या होगी, इसकी रेडियस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, तो नॉर्मल का इसका क्या डेफिनेशन हुआ, नॉर्मल इज अलॉन्ग रेडियस द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो जैसा कि ये सेंटर ऑफ, इस जो सेंटर है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व है पूरा, तो इस कर्वेचर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो यहाँ से लेके इस मिरर का जहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट होगी उस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो रेडियस आती है बेसिकली, तो उस रेडियस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ, जैसे कोई भी मिरर, जैसे ये मिरर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो ये सेंटर होता है इसको बोल देता है पोल। अगर यही का लेंस होता तो लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोल देता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये पोल है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको जो लाइन जॉइन करती है उसको क्या बोलता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इसको जॉइन करें मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसको भी आप नॉर्मल मान सकते हो। इन केस ऑफ स्फेरिकल लाइन जॉइनिंग, और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? मिरर में ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन जॉइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल फोकस। तो यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है, फोकस से जो जॉइन होती है उस लाइन को बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस से देख लेना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे फोकस से जो जॉइनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे दो दो लाइन्स होते हैं, इसलिए अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका कंसिडर करें किसका नहीं करें वो सब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सीधा फोकस से जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो देख लो मोटा मोटा इस डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन कहाँ पे होता है। ये आपका है लेंस, ये है लेंस, ठीक है। सो लेंस में आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये जो पैरेलल रे आती है, इन पैरेलल रे को, ये जो सबसे पहले तो अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसके। और ये जो रेज आ रही है इनको बोला जाता है इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके बहुत नज़दीक होती है, इसे समझने के लिए दूर की है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही पास पास में होती है। और जो एंगल वो क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है, और जो बहुत ही स्मॉल एंगल पे आती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। और ये ऑप्टिकल, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। ये आपका फोकल लेंथ हो गया, फोकल पॉइंट हो गया, या फोकल फोकस या फोकल पॉइंट हो गया। और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस पॉइंट की दूरी होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। और ये मतलब फोकस है। नाउ अगर आप मिरर की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो टोटल डिस्टेंस होती है, ये इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फोकस आ गया, ये पोल से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ आ गई, ये पोल आ गया, ये पैरेलल पैरेक्सियल रेज आ गई, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें। नाउ अगर हमें फर्दर चीज़ें करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि पॉजिटिव कौन सा रहेगा, नेगेटिव कौन सा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है, अपन कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है देखो उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। सपोज इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। सो एक चीज़ सबसे पहले जान लो कि इसका पोल होता है या फिर जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा उसी से हमें मेजर करना है, मतलब उसी से इधर जाना है, उसी से इधर आना है, उसी से मेजर करना है, चालू डिस्टेंस यहाँ से करनी है, ठीक है। तो सपोज ये मेरी लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो लाइट की डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ, पोल से लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं पोल से लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मेरे को सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस नापते हैं, तो मैं कैसे नापूंगा? यहाँ से जाऊँगा, तो यहाँ से जा रहा हूँ तो ये लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब ये हो गया पॉजिटिव। सपोज मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी डिस्टेंस नापने है, तो ऐसे आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा -u, समझ लो, नेगेटिव में आ जाएगा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जो ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं पॉजिटिव एक्स में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में जो होते हैं ये एक्स एक्सिस है। तो इसके जो पॉजिटिव भाग में एक नेगेटिव भाग होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। तो अगर आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हाइट लेनी है। अगर आप नीचे जाते हो तो क्या लेना है? नेगेटिव हाइट लेनी है। बस इतना ही है, सिंपल, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी भी बताया पैरेक्सियल रेज क्या होती है। पैरेक्सियल रेज क्या होती है? रेज विच आर इंसिडेंट एट अ पॉइंट क्लोज टू द पी, पोल के बहुत क्लोज होती है, एंड ऑफ द मिरर एंड मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही कम एंगल, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पैरेक्सियल रेज। इस पूरे चैप्टर में अपन जो रेज कंसीडर करने वाले वो कैसे कंसीडर करने वाले हैं? पैरेक्सियल रेज कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एफ। तो जैसे कि देख लो, ये क्या इंसिडेंट रे है, और टकराने के बाद ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जहाँ पे भी टकरा रही है उस पॉइंट को बोला जाता है, अगर पैरेलल है ये और इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट एफ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर किसी एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। फॉर कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट एफ। हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो पता है ना आपको, ये वाला जो होता है अंदर से धंसा हुआ, इसको बोला जाता है कॉनकेव, और ये जो उभरा हुआ होता है भाग, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो ऐसे ही इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये टकरा के क्या अंदर तो जाएगी नहीं, बाहर ही आएगी, तो बाहर ऐसे आती है,
ऐसे बाहर आ रही है, तो हमें ऐसा दिखता है कि शायद इनको मैं पीछे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ होगा, तो ये रेज ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। द कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर हो रही है कि वहाँ से निकल रही होगी एफ से, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। If the parallel plexual beam of light were incident making some angle with principal axis, the reflected ray would converge from a point in a plane through। अब क्या बोला जा रहा है, ये तो सब पैरेलल थी, पैरेलल रे आ गई थी। अगर ये किसी एंगल पे आती है, देखो यहाँ पे किसी एंगल पे आ रही है, ऐसे ये एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये एंगल वाली आ रही है, तो ये तो प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी नहीं, ये मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा प्लेन, ठीक है, जिसमें मेरी रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, उस प्लेन को बोला जाता है फोकल प्लेन। सिंपल है, ऐसा प्लेन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे मिले उस प्लेन को बोला जाता है फोकल प्लेन, ठीक है। तो देख लो, इफ द पैरेलल पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट वर इंसिडेंट मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे वुड कन्वर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इन प्लेन थ्रू एफ। ऐसा प्लेन जो एफ से भी पास होता हो और उस पॉइंट से भी पास होता हो, ठीक है, एफ नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, ठीक। तो इस प्लेन को क्या बोला जाएगा, फोकल प्लेन, समझ रहे। देन ये सब बेसिक डेफिनेशन है, बट जानना जरूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये मैंने बता दिया अभी, एफ एंड पोल के बीच की उसकी दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, एंड डिनोटेड बाय एफ। और ये एफ क्या होता है, एफ इज r/2। आर क्या है, ये जो सरफेस, ये जो स्फीयर बन रहा होगा इसका रेडियस, सपोज यहाँ पे सेंटर है, तो ये आर जो है वो क्या है, रेडियस, तो इस दिस एफ इज r/2, ठीक है। सो दिस इज आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अभी हमको प्रूव करना है, शो दैट एफ इज r/2। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे टकरा के अगर पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, पास कहाँ करेगी, फोकस से पास करेगी, तो पास कर रही है। और ये जो मैंने क्या बताया था, जो भी सेंटर से इसके ऊपर आएगा वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। सो ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। सो ये दोनों थीटा और ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा रिफ्लेक्शन में बराबर होते हैं। सो थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। नाउ अगर आप मैथमेटिक्स से देखोगे तो ये मेरा जेड बन रहा है, देखो दिस। सो ये एंगल कितना, 2 थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा, तो ये भी कितना हो गया, 2 थीटा, समझ गए। नाउ अगेन देखो, ये वाला जेड देखो, यहाँ से उठा के ये कितना है, थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। बस अब क्या करना है आपको, चूँकि रेस पैरेलल प्लेक्सुअल होती है और ये जो है इसको अपन ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान के चलते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, एम डी बी, जो एम है, जो अपने डी जो किया है, डी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम एम ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, देन जो एम सी पी है, देखो एम सी पी कहाँ है, एम सी पी, दिस इज थीटा, ठीक है, एंड एम एफ पी, दिस इज 2 थीटा, ठीक है। नाउ आपको कुछ नहीं क्या करना है, टेन थीटा लेना है, तो टेन थीटा होता है दिस बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एम डी बाय सी डी। अब ये 2 थीटा का लोगे तो दिस बाय दिस, तो एम डी बाय एफ डी, ठीक है, ये एफ डी है। और आपको पता है एफ डी का लेंथ क्या है, एफ, और ये सी डी का लेंथ क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये क्या हो गया, पूरा आर हो गया, ठीक है। नाउ चूँकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो जब भी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा होता है उसको थीटा लिखते हैं, और जो टेन थीटा होता है उसको भी क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या हो गया मेरा थीटा, और ये क्या हो गया 2 थीटा। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू दिस, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, तो 2 इंटू एम डी बाई सी डी, देखो 2 इंटू एम डी बाई सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी, ठीक है। ये यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सिंपल, तो ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। नाउ क्या होगा, एम डी से एम डी कट गया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एफ डी इक्वल हो गया सी डी बाय 2। अब मैंने अभी भी बताया था कि ये जो एफ डी है दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ, सी डी है वो क्या है, आर, सो दिस इज एफ इक्वल टू आर बाय 2, सो हैंस प्रूव्ड। सो नाउ फॉर स्मॉल थीटा पॉइंट डी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू एफ एंड सी डी इज इक्वल टू आर, इक्वेशन दिस गिव्स एफ इक्वल टू आर बाय 2। तो बहुत ही छोटा है, तो डी और पी क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे। ये देखो डी और पी जो है वो क्या है, एकदम पास में होंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है मिरर है, और फोर बहुत ही छोटे थीटा के लिए, मतलब एकदम पास में रे आ रही है, तो क्या होगा, डिस्टेंस एकदम बहुत ही
सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप ये ईजी है, इसको एग्जाम में आए तो कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं मिरर इक्वेशन की। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या है, पहले मिरर इक्वेशन में जाने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि भाई इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज किसको बोलते हैं, और रे डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, सो इमेज का सिंपल है, अगर रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है तो उसको बोलते हैं इमेज। जहाँ पे इंसिडेंट रे मिल रही है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल है। तो इफ़ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीटिंग एन अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर दो रे मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद में, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीन्स, ये देखो मैंने लिखा है पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट, जहाँ फिर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मिलती है उनको क्या बोला जाता है, इमेज। इमेज इज रियल इफ, अगर सच में मिल रही है तो क्या होगा, सच में अगर क्रॉस हो रही है तो क्या होगा, इमेज क्या है, रियल है। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल रही है, सो इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट दे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दैट पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो इमेज है वो एक्चुअल मिल रही है, तो इसको अपन बोलेंगे रियल इमेज है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इससे उल्टा मिल रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगी। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे देखोगे तो कैसी इमेज है, रियल है क्योंकि सच में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर रियल इमेज नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है इसको, वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो ये अगेन इन्वर्टेड इमेज होगी, नीचे की तरफ पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे इमेज बन रही है मतलब इन्वर्टेड होगी। अगर इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बनती तो क्या होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, नाउ हाँ, रे डायग्राम कैसे बनता है देखो, रियल इमेज वर्चुअल इमेज समझ गए। रेज एंड देयर रिफ्लेक्शन पैटर्न कैसे होता है, रिफ्लेक्शन या रे डायग्राम कैसे बनता है, तो ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल आती है, ठीक है, द रेज फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे गो थ्रू द फोकस। ये तो पता ही है, अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, अगर रेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे सिंपली रिट्रेसेस इट। ठीक है, तो दूसरा अपन को क्या है देखो, अगर बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, जैसे यहाँ से ही आ रही है और किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो यहाँ टकराएगी और वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसे आ रही थी, यहाँ टकराई, वापस ऐसे की ऐसे चलेगी। ठीक है, रिट्रेसेस इज पार्ट्स। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे सिंपली रिट्रेसेस द पाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे through the focus of the concave mirror pass through the concave mirror or appear to pass through the focus of the convex mirror the reflected ray parallel। वही सिंपल है, अगर आप फोकस से पास कराओगे, ठीक है, अगर आप फोकस से पास कराओगे तो फिर वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल ऑफ पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो। ठीक है, अगर किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, सपोज किसी एंगल पे होती है, जैसे ये लाइट है, ये किसी एंगल पे हो रही है, सपोज ये थीटा एंगल पे हो रही है, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कितना एंगल बनाएगी, थीटा। क्यों, क्योंकि किसका लॉ फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी। चार रूल समझ गए। जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, और अगर किसी एंगल पे आ रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करके एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब अपन डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या होता है, इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है उसको अपन यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बन रही है इसको वी से डिनोट करते हैं, एंड द फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच के जो रिलेशन होता है एफ वी एन यू, इसको बोला जाता है मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये बड़ा सा बढ़िया डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर दे रखा हुआ है। टू राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ आर सिमिलर। कैसे सिमिलर, देखो क्या हो रहा है इसमें, समझ गए ना, ये पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हुई, सही है। ये सी से आ रही थी, सी को वापस गई, ये भी सही है। ये किसी एंगल पे आ रही थी तो ये किसी एंगल पे मतलब सेम एंगल पे वापस चली गई। ठीक है, तो अपन को तो ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है बेसिकली। सो नाउ देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। कौन कौन से दिए हुए ट्राइंगल, देखो ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ। देखो ये एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और एक है एम पी एफ मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये
ठीक है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो तो 90 डिग्री बन रहे हैं। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। चूँकि मैंने अभी भी बताया कि पैरेक्सियल पेज है तो बहुत ही पास पास में होंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जिसकी सोच रहे हो वो हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, नाउ ये हो गया। फिर अपन को क्या पता है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, सो अगर ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये 90 है तो ये सपोज हो गया थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सेम यहाँ पे ये 90 है, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो अपन बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो हम इसकी जो साइड है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो इसमें देखो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हाइट है बी डैश ए डैश विल बी कंपेयर टू व्हाट, पी एम, क्या कर दिया, एंड बी डैश एफ विल बी कंपेयरेबल व्हाट, एफ पी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया। नाउ बोल रहा है कि पी एम इज इक्वल टू ए बी, तो ये जो पी एम है, देखो मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ये ए बी है। सो ये सेम है क्योंकि पैरेलल रे आ रही है। सो एम पी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, तो यहाँ पे मैं एम पी की जगह क्या लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ ए बी। ठीक है, नाउ एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा चीज़ देखो, दूसरा चीज़ है कि ट्राइंगल सिंस एंगल ए पी बी, अभी भी बताया ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो अभी आपको दो ट्राइंगल देखने हैं, कौन कौन से देखने हैं, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। ठीक है, ए बी पी, ये देखो ए बी पी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल देखने हैं। तो दोनों ट्राइंगल देखोगे तो ये तो मैंने अभी का भी इक्वल बताया, ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल, दोनों 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, बस इसमें भी साइड को क्या कर लो, साइड का रेशियो ले लो। तो कौन कौन सी साइड का रेशियो लोगे, दोनों परपेंडिकुलर कर लो, ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश बाय ए बी। ठीक है, देन बी डैश पी बाय बी डैश पी बाय बी पी। ठीक है, ये दोनों रेशियो ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि बी डैश ए डैश अपन बी ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, सो ये बी डैश पी अपॉन बी पी होता है। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बी डैश पी को ध्यान से देखेंगे, सो बी डैश एफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो बी डैश एफ, थोड़ा सा मिटा दो, बी डैश एफ। ठीक है, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ठीक है, ये एफ पी आ गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी। अब ये बी डैश पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी डैश पी इज व्हाट, बी डैश पी माइनस एफ पी। देखो ये जो बी डैश एफ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, सो बी डैश पी माइनस एफ पी ये लिख दिया, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी डैश पी अपॉन बी पी। बस यहाँ से आप देख लो कि बी डैश पी है वो क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, देखो क्या क्या है, देखो जो डिस्टेंस अपन हमेशा पोल से लेते हैं, ये मेरा पोल आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अब ये यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, मैं यहाँ पोल से किधर चलूँगा, इधर चलूँगा, तो मैं बोलूँगा माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस यू ले लिया। देखो ये बी पी माइनस यू। नाउ दूसरा अपन को क्या लेना है, बी डैश पी एफ पी, देखो ध्यान से देखो, एफ पी इज व्हाट, फोकल लेंथ। फोकस से पोल की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। और अगेन मेरे को इधर चलना पड़ेगा पोल से नापने के लिए, तो ये क्या हो गया, माइनस एफ। फिर मेरा एफ पी, तो एफ पी इज सेम। देन वी हैव बी डैश पी, तो बी डैश क्या है, इमेज है, इमेज से इसकी दूरी क्या बोला जाता है, वी। तो अगेन मैं क्या बोलूँगा, इधर चल रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, माइनस वी। एंड बी पी तो मैंने बता दिया आपको माइनस यू होगा। ठीक है,
सो यहाँ पे अगर आप इसको लगाओगे इसमें देखो बी डैश पी इज़ व्हाट माइनस वी अपॉन माइनस एफ पी की जगह माइनस वी माइनस एफ, ठीक है। सो ये हो गया प्लस अपॉन माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस वी अपॉन माइनस यू। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ये आप सिंप्लीफाई कर दोगे, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद में आप क्या करोगे बताओ, एफ से डिवाइड दोगे, तो एफ से डिवाइड दोगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये आने के बाद में जो है वो आप क्या करोगे वी से डिवाइड दोगे, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, ये 1/v आ जाएगा और ये वी हट जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है मिरर इक्वेशन। क्या बोला जाता है इस इक्वेशन को, मिरर इक्वेशन। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। नाउ दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर इक्वेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन वो होता है कि मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर इमेज नीचे हाइट ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट, ठीक है। सो नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो अपन ने अभी भी एक रिलेशन पढ़ा था ये वाला कि बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो बी डैश ए डैश क्या है, देखो बी डैश ए डैश क्या है, इज द हाइट ऑफ द व्हाट इमेज, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द इमेज है, तो लेकिन नीचे की डायरेक्शन में ना, तो मैं नेगेटिव लूँगा, तो इसको मैं क्या लिखूँगा माइनस एच डैश डिवाइडेड बाय बी ए मतलब ऊपर की साइड में, और इमेज की हाइट है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ये हो गया प्लस एच, ठीक है। अगेन बी डैश पी, ये बी डैश पी क्या है वी, मतलब माइनस वी हो जाए क्योंकि इधर की डायरेक्शन में देख रहे हैं अपन। देन वी हैव बी पी इज व्हाट ऑब्जेक्ट की दूरी, ये भी माइनस यू हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे भी आ जाता है मैग्निफिकेशन। एच डेन विल बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव इन अकॉर्डेंस विद द, ये अपन को पता ही है विद साइन कन्वेंशन। द केस ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। देखो इसमें क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रियल इसलिए क्योंकि सच में मिल रही है, और ये अपोजिट आ रही है ना भाई, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी एकदम अपोजिट आ रही है, उल्टी होके आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बाय द कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन खत्म। देन अपन आते हैं रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन तो मैंने क्या बताया कि लाइट जो है पूरी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, लेकिन अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये पहला मीडियम है ये दूसरा मीडियम है, अगर लाइट इस पे ऐसे आती है तो मैंने अभी रिफ्लेक्शन में क्या बताया कि टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो टकरा के चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो जो टकरा के जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और जो टकरा के अंदर की जो पार कर जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, थोड़ा ऊपर जाता है, इनटू द फर्स्ट मीडियम वाइल द रेस्ट एंटर द अदर, जो बाकी बचा होता है वो उसके दूसरे मीडियम के अंदर तक आ जाता है, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड। नाउ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन of an oblique incident ray of light that enter the other medium changes at the interface of the two medium. This phenomena is called refraction of light. देखो क्या होता है, अगर मैं एक मीडियम से, देखो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, यहाँ से इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तो पूरा आई का आई होगा, वो पहले जान लिया, ये क्या है रिफ्लेक्शन है। नाउ जो इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब आइडियली इसको कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है रिफ्रैक्शन बोला जाता है कि भाई इसने क्या कर दिया, जब दूसरे मीडियम में जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट रे लाइट दैट एंटर द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चेंजेस एट इंटरफेस, ठीक है। इसके क्या लॉ है भाई, अपन ने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, अभी रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ते हैं। सेम लॉ है इसके भी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो किस में होगा, सेम प्लेन में होगा, ठीक है। ये दिस नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड ये किस में होंगे, सेम एक ही प्लेन में होंगे। नाउ दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो किस में आती है,
स्नेल्स लॉ में। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये पता किया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, जैसे ये यहाँ पे ये आई एंगल पे आया था और ये आर एंगल पे लौट गया, आई एंगल पे आया था, आर एंगल पे लौट गया, तो इसका जो साइन का रेशियो है वो होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। ठीक है, n/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। n/1 इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ मीडियम ऑल्सो डिपेंड ऑन वेवलेंथ, लाइट पे डिपेंड कर, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जितने पे डालोगे उतने पे आएगा, मतलब वो उस पर वो लेना देना नहीं है कि भाई कितना मुड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है इज द स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में कितनी होती है और किसी मीडियम में कितनी होती है, उसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9.10 मतलब ये वाले से क्या है, इफ़ n/1 इज ग्रेटर देन 1, तो अगर ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा इसको कब होगा, देखो मतलब 1 से ज़्यादा इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, सो आई विल बी ग्रेटर देन आर। ठीक है, सो 1 से ज़्यादा इसका मतलब क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो तभी 1 से ज़्यादा हो सकता है। अगर नीचे बड़ा है तो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता कोई भी जो है वो रेशियो। ठीक है, सो अगर इस तरीके का है तो अपन ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आई जो ज़्यादा है और आर जो है कम है, इसका मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आर और कम हो गया, मतलब ये नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, नॉर्मल से दूर कब जाएगा, इधर बोलेंगे तो बोलेंगे नॉर्मल से दूर गया, लेकिन नॉर्मल की तरफ आएगा, तो नॉर्मल की तरफ आया तो क्या हो गया, अपन ये बोलते हैं कि ये जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इन दिस केस मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। मीडियम 2 को क्या बोला जाएगा, डेंसर है, मतलब डेंस है। तो क्या हो गया, सिंपली क्या होता है, ऐसे आ गई, फिर ये मेरा नॉर्मल है तो जाना इसको ऐसे था, लेकिन ऐसे पास में आ गई। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये मीडियम क्या है, डेंसर है। तो डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो यहाँ तो तेज़ी से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आके अगर तेज़ी से आती तो ऐसे सटाक करके चली जाती, लेकिन स्पीड कम हो गई तो इधर की तरफ थोड़ी ढीली पड़ के इधर आ गई, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या हो गया इसको, मतलब इट बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल इफ़ आई इज ग्रेटर देन आर इन दिस केस। तो इसको बोले थे कि ये जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। नाउ इसमें दोनों में अलग होता है, डेंसर मतलब मास डेंस अलग होता है और ऑप्टिकल डेंस अलग होता है। मास डेंस होता है मास अपन पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब होता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मास डेंसिटी अलग हो और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग हो। ठीक है, जैसे क्या होता है टर्पेंटाइन, जैसे कैरोसिन ऐसा एक पदार्थ होता है, लिक्विड होता है जो ऑयल वगैरह ये और पेंट वगैरह मिलाते हैं। सो इज़ लेस देन वाटर, इसकी जो डेंसिटी होती है ये पानी से हल्का होता है, लेकिन ये पानी से ज़्यादा डेंस होता है। समझ रहे हो, पानी से हल्का होता है लेकिन पानी से डेंस होता है, इज़ मोर डेंसर देन वाटर। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो गया, n/1 अगर बोला जाए तो n1 डिवाइडेड बाई n2। ठीक है, सो अगर आप n/21 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई n1। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इसको रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं n1/n2 मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, 1/n1/1/n1n2। तो वहीं लिखा हुआ है, आप रिवर्स कर सकते हो। देन n/3 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रेस्पेक्ट टू 2। सो n/3 विल बी इक्वल टू व्हाट, n/3 इंटू n/12 ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि n/3 क्या होता है, n3/n1, n/12 क्या होता है, n1/n2। तो n1 से n1 कट जाए, क्या बचा n3/n2। सो n3/n2 को n32 लिख सकते हो, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस बाकी तो ये फेमस आपका जो स्लैब है रिफ्रैक्शन में, ये जो स्लैब है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं वो है, देखो वो क्या है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली कि अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, ये रेयर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है सपोज, अगर आप उसमें जा रहे हो तो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल के पास में आ जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है अभी, तो इसके पास में आएगी। और जैसे फिर वापस डेंसर से रेयर में जाओगे तो वापस ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल के पास आने के बजाय नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी चल जाएगी। ठीक है, तो इस फेनोमेना को जब ध्यान से देखा गया तो हमें ये पाया गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, चूँकि मीडियम सेम है, मतलब पानी एयर ग्लास एयर सेम मीडियम पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो फाइनल रे है वो सेम डायरेक्शन में आती है। किस डायरेक्शन में आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन
आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन आई यहाँ पे, इतना इसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो R2 एंगल है किसके साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में, तो यहाँ परपेंडिकुलर के साथ में कौन सा एंगल, I1 है। सो दिस I1 इज इक्वल टू R2, ये पाया गया हमें एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ओनली ये शिफ्ट होता है, इसमें जो एंगल में वो चेंज नहीं हो। देखो ना, ये और ये दोनों पैरेलल ही तो है, ध्यान से देखो। जो इमरजेंट रे है, जो लास्ट में रे निकल रही है, वो मेरी इंसिडेंट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे थी। तो ये क्या है, इसके एकदम पैरेलल है, तो खाली शिफ्ट हो रही है, एंगल में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि R2 इज इक्वल टू I1, R2 इज इक्वल टू I1। नाउ some elementary result based on the law of refraction follows immediately for a rectangular slab reflected ray take at two रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, दो इंटरफेरेंस पे होता है, एक तो एयर ग्लास पे और ग्लास एयर पे, मतलब ये एयर ग्लास, ग्लास एयर, ग्लास से एयर में, एयर से ग्लास में। ठीक है, इजीली फ्रॉम 9.9 देता R2 इज इक्वल टू I1, जो मैंने बता दिया। द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, वो भी बता दिया कि ये जो इमरजेंट रे है किसके पैरेलल है, इंसिडेंट रे के पैरेलल है। देयर इज नो डेविएशन बट इट डज सफर अ लेटरल शिफ्ट, कोई डेविएशन नहीं है, इधर उधर नहीं जा रही है, लेकिन शिफ्ट हो जा रही है, मतलब यहाँ पे जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे आ रही है, इतना ये क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है इसको, with respect to the incident ray. Another familiar observation is that bottom of tank filled with water appears to be raised। ठीक है, ये देखो, ये इसका और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सिक्का अपन ने नीचे रखा हुआ, तो अपन ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि सिक्के से जो रे आ रही है वो ऐसे आ रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भाग जा रही है। ठीक है, अगर दूर भाग जाएगी तो क्या होगा अपन को, अगर आप डॉटेड डॉटेड ट्रेस करोगे तो मेरे को इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे दिखेगा कि बहुत ही ऊपर है सिक्का, लेकिन असल में होता नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन को डेप्थ भी बहुत बार कम लगती है। तो ये जो डेप्थ होती है, इस डेप्थ को क्या बोला था, अपरेंट डेप्थ H1 इज अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ इज व्हाट, H2। तो अपरेंट डेप्थ को निकालने तो क्या करते हैं, H2 डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर n लिख दो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिखते हो तो n लिख दो डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो N2 लिख दो, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट कैन बी शोन दैट अपरेंट डेप्थ H1 इज रियल डेप्थ H2 डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर। तो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सपोज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए क्या है, देखो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए होती है कि जो मेरी रे है वो डेंसर से रेयरर में आनी चाहिए। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, डेंसर से रेयरर में होना चाहिए। सो व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम at the interface it partially reflect back into the same medium and partly reflected to second medium। अभी भी मैंने बताया कि क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आ रही है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, तो इसको रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, सो इसको बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरूर लिखना कि लाइट रे कहाँ से ट्रैवल होगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये अपन को पता ही है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, तो सपोज अपनी ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ना जाके नॉर्मल से अवे जाएगी, मतलब ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज मैं ये एंगल बढ़ाता हूँ, सपोज ऐसे और भी एंगल मैंने बढ़ा दिया तो ये लाइट सीधा यहाँ पे फ्लैट हो जाएगी, और मैं एंगल बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सीधा अंदर ही आ जाएगी, मतलब बाहर कोई भी लाइट नहीं जाएगी। तो ऐसा एंगल जिसके लिए ये बस 90 डिग्री पे है और अभी और बढ़ाएंगे तो एंगल आ जाएगी, तो मिनिमम एंगल जहाँ तक जो है वो लाइट रिफ्रैक्टेड हो रही है उस मिनिमम एंगल को क्रिटिकल एंगल हो जाता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना, 90 डिग्री हो रही है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन पूरा भी नहीं हो रहा है, बाहर तो जा ही नहीं रही है, रिफ्लेक्टेड हो ही नहीं रही है। ठीक है, देखो ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लार्ज, जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया वो लार्ज, ऑब्वियसली ये मेरा क्या था, इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, लार्ज हो गया, क्योंकि सीधा चलता तो ऐसे आता, लेकिन और ऐसे होता तो आर कम हो जाता, लेकिन नॉर्मल के दूर भाग रहा है तो ये आर क्या हो गया, बढ़ गया। सो आर विल बी हियर, आर विल बी ग्रेटर देन आई। ठीक है, सो sin आई, since light move away from the normal as the angle of incident increases the angle of reflection also increases। अभी भी बताया, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। फॉर एन एनी एंगल, फॉर
इफ़ फॉर एनी एंगल आई आर बिकम्स 90, ठीक है, अगर कोई एंगल आई के लिए आर अगर 90 बनता है, मतलब यहाँ पे जैसे ये देखो 90 बन गया है, तो अगर मैं उसके बाद भी अगर फर्दर इंक्रीज आई करता हूँ, देन लाइट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड एंड नो रिफ्रैक्शन विल बी टेक प्लेस, ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा 90 डिग्री के बाद में अगर एंगल फर्दर बढ़ाता हूँ तो। सो देर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टू अदर मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब बाहर जा ही नहीं रही है, अंदर के अंदर रह रही है, इस मीडियम में ही रह रही है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एंगल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार, थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों। सो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे रिफ्रैक्शन कहाँ मिले अपन को 90 डिग्री पे मिले, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से आगे आप जैसे एंगल बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के अगर, तो आपसे पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तो आपको बोलना है कि क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है उस मीडियम का, तो क्या होगा भाई, मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ अगर आप स्नेल्स लॉ से देखा जाए, ठीक है, स्नेल्स लॉ से देखा जाए तो स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1, ये कांस्टेंट ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अपन ने ये बोला है कि चूंकि जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब n2/n1, तो n1 क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है, तो इसका मतलब डेंसर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा मेरा दिस विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। अगर ये लेस देन 1 कब होगा, मैक्सिमम आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, जितना अपन को बेस बढ़ाएंगे उतना ही तो ये कम होगा ना, तो बेस तो मैक्सिमम मेरा 1 हो गया, मतलब साइन आर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 वैल्यू हो सकती है साइन की वैल्यू, तो ठीक है। तो अगर उससे भी मेरे को कम करनी है तो मुझे किस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, आई पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आई को मिनिमम रखना पड़ेगा ताकि जो है वो मेरा ये क्वांटिटी 1 से कम रहे। सो देखो, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम इज लेस देन 1, देन सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन आर इज यूनिटी मतलब 1, देर इज एन अपर लिमिट टू द वैल्यू ऑफ साइन आई। आप आई की एक फिक्स लिमिट जो है, अपर लिमिट डिसाइड, अपर लिमिट ही हो सकती है, उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो आपकी जो ये है वो लेस देन 1 नहीं आएगी। सो फॉर विच लॉ कैन बी सेटिस्फाइड, तो उसी के लिए जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कब होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन कब होगा, जब TIR नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा ना, अदरवाइज तो वापस मुड़ के अंदर आ जाएगी, बाहर कब जाएगी, जब एंगल मेरा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, तो मेरे को इस पर क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि स्नेल्स लॉ भी जो है वो इसको प्रूव कर देता है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अपर लिमिट टू द साइन आई फॉर विच लॉ कैन बी सेटिस्फाइड, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। फॉर द वैल्यू ऑफ आई लार्जर देन आई सी, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। भाई अगर आई का जो वैल्यू है वो आई सी से ज़्यादा होता है, आई सी इज़ व्हाट, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, रे अंदर के अंदर रह जाएगी, और अंदर के अंदर रह जाएगी तो मेरा स्नेल्स लॉ भी इसमें वैलिड वैसे भी नहीं हो रहा है, और वैसे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो वे लॉ जो वैलिड कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी एप्लीकेशन, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। तो एक प्रिज्म होता है, देखो ये प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म मतलब क्या हो गया, उसमें लाइट आ गई और बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही के अंदर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ इमेज बना दी। सिमिलरली अगर मेरे को इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो मैंने यहाँ लाइट भेजी, बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन मेरे को ऐसे एंगल पे भेजना है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ताकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर के अंदर घूमेगी, अंदर के अंदर घूम गई और मेरे को यहाँ पे इमेज दे दी, ठीक है। तो ये मेरा होगा प्रिज्म। इसी तरीके से एक ऑप्टिकल फाइबर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, तार ही होता है, इस तार में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। अगर मैं इसको आपको टॉप व्यू, यहाँ वाला व्यू दिखाऊँ तो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है अंदर होता है उसको कोर बोलते हैं, ठीक है, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। जैसे वायर नहीं होता, वायर अंदर कॉपर का होता है तो कॉपर का कोर समझ लो, और बाहर जो प्लास्टिक का होता है उसको आप क्लैडिंग समझ लो, ठीक है, क्लैडिंग। नाउ इसके अंदर जो है वैसा इसके अंदर क्या लाइट जो है वो पास हो सकती है, जैसे इस तरीके से मैंने किसी एंगल में पास कर दी, तो ये जो एंगल होना जो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि क्या होगा, जैसे ही अंदर जाएगी तो अंदर के अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
अंदर रहेगी, वापस टोटल वापस TIR हो गया, वापस 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 वापस, तो ये लाइट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, बाहर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो बाहर नहीं जा पाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, हमको सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजना है तो हम आराम से भेज पाएंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ द सिग्नल और विदाउट एनी लॉस ऑफ द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लॉस तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ से जा रही है वो टकरा के वापस जा रही है। ठीक है, ना इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है ना एनर्जी लॉस हो रही है। सो दिस इज़ वेरी एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस। ठीक है, सो लाइट अंडर को सक्सेसिव मतलब बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट इट मूव्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अब ये बैंड भी हो गया तो भी जो है वो इसके अंदर टकरा के आगे बढ़ता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर थ्योरी भी काफ़ी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आने के चांस भी ज़्यादा है। प्रिज्म डिजाइन बाय बेंडिंग डेजिग्नेट टू बैंड बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सच प्रिज्म इज यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज। तो यहाँ पे देखो ये बिना साइज चेंज किए हुए इमेज जो है इन्वर्ट हो जा रही है। Optical fiber are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances. बिल्कुल optical fiber to make use of phenomena of total internal reflection. Optical fiber are fabricated with high quality composite glass. ठीक है, ग्लास से बनते हैं। इच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग, मैंने कोर एंड क्लैडिंग के बारे में बता दिया। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। तो मैंने ये बताया कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हायर होना चाहिए ताकि अंदर जो डेंसर मीडियम रहे। तो डेंसर मीडियम रहेगा तो रेयर मीडियम में लाइट नहीं आ पाएगी, डेंसर में अंदर के अंदर चलती रहेगी क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। व्हेन अ सिग्नल in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it is undergo repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out at other end. ठीक है, बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और दूसरे एंड पे आती है। सिंस लाइट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal. Optical fiber are fabricated such that light reflected at one side of the inner surface strike the other एट एन एंगल लार्जर दैन द क्रिटिकल एंगल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एंगल आप भेजोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आगे जो टकरा के निकलने वाली है वो भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ नहीं तो यहाँ बाहर निकल जाएगी, यहाँ नहीं तो यहाँ बाहर निकल जाएगी। उसको बचाने के लिए क्या होगा, जितने भी अंदर जो टकराव होंगे वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़े होने चाहिए। ठीक है, स्ट्राइकिंग द अदर एट एन एंगल लार्जर दैन द क्रिटिकल एंगल इवन इफ द फाइबर इज बेंड, light can easily travel along its length, thus a optical fiber can be used to act as a optical pipe. ठीक है, ऑप्टिकल पाइप की तरह ही काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है और लाइट को अगेन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड एट लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल। हाँ, अब क्या होता है, पेट के अंदर तो बहुत अंधेरा होता है, अगर उसमें ऑपरेशन करना है तो क्या होता है, अपने मुंह से क्या डालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं और यहाँ पे लाइट भेजते हैं। लाइट भेजेंगे तो अंदर 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 होकर यहाँ अपने लाइट यहाँ पे लाइट पहुँच जाएगी, तो डॉक्टर को दिखने लगेगा सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर आर यूज एज लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, वैन द लैम्प इज स्विच्ड ऑफ, अपन ने बहुत से डेकोरेशन लैम्प ऐसे देखे होंगे, इस टाइप के लैम्प होते हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे लाइट चालू होती है, तो जब इसका स्विच चालू करता है तो इसके अंदर लाइट ऐसे 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 जाके यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसमें भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। सो व्हेन लैम्प इज स्विच्ड ऑन, द लाइट ट्रैवल फ्रॉम बॉटम ऑफ ईच फाइबर एंड अपीयर्स एट द टिप ऑफ इट्स फ्री एंड एज अ डॉट ऑफ लाइट। द फाइबर इन सच डेकोरेटिव लैम्प इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसका यूज़ है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, द मेन रिक्वायरमेंट इन फैब्रिकेटिंग ऑप्टिकल लाइट फाइबर इज दैट देयर शुड बी वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट जो एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहिए एज इट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड देम। ठीक है, दिस हैज़ बीन अचीव्ड बाय प्योरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज इन सिलिका ग्लास फाइबर्स। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ लाइट ओवर द फाइबर लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप 95% लाइट जो कर सकते हो, मतलब लॉस जो ओनली 5% का ही लॉस होगा। क्या होता है कि कोर है ना, अपन बोल रहे हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इसके टकराने के बाद जो है वो ये भी तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है ना, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो वो भी बहुत कम होना चाहिए, इसका मटेरियल का अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, देखो ध्यान से, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो अभी डेरिवेशन आएंगे, देखो उसको। लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक है,
तो ये मेरा नॉर्मल है, जाने चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ गई क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इतना तो आपको समझ में आ गया। नाउ इधर आके ये यहाँ पे मिल गई, तो ये इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। पोल से इमेज की दूरी को अपन वी से दर्शाते हैं, और ये इमेज की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट को पोल से दूरी को अपन यू से दर्शाते हैं क्योंकि ये इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको आर से लिखते हैं, ठीक है। नाउ देखो, अभी अपन को क्या करना है कि ये जो एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये एंगल कितना हो गया आर, ठीक है। सो अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो पहले तो क्या बोला कि इसने टेंजेंट ले लेते हैं NOM, मतलब ये वाले का टेंजेंट क्या होगा tan थीटा। सो दिस MN/OM। क्यों लेना है, क्योंकि मेरे को U चाहिए, मेरे को V चाहिए, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पहले इस ट्रायंगल लूँगा, फिर इस वाले ट्रायंगल को लूँगा। सो दिस इज क्या हो गया NM/MI, देखो NM/MI। फिर अपना ये NCM, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल भी लेंगे। सो क्यों, क्योंकि मेरे को R भी चाहिए। सो MN/MC। तो यहाँ पे मतलब ये OM क्या हो गया U, MI क्या हो गया V, और MC क्या हो गया R। तो तीनों आगे पैरामीटर, ठीक है। और MN से बाद में तो कटना ही है। देखो नाउ अब मैं ट्रायंगल जो लूँगा, आप ट्रायंगल देखिए NOC, ट्रायंगल NOC, ठीक है। तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल है I, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अगर किसी लाइन की मैं पैरेलल लाइन खींच दूँ, ठीक है, पैरेलल मतलब सीधा उसको जाने दूँ, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये किसके बराबर होता है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 1+2। ये होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ये ऐसे प्रूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये आई इसका एक्सटीरियर एंगल है, किसका, इस वाले ट्रायंगल का, दिस सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस, ठीक है। NOC प्लस NOM या NOO जो भी है, NOM और NCM, देखो NCM और NOM, तो ये दिस प्लस दिस आ गया। नाउ आई, सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू NOM क्या था, यहाँ से देखो ये, और NOM क्या था, NCM क्या था ये, तो बस यहाँ से आई की जगह लिखना है, ये लिख दिया। नाउ सिमिलरली अगर आपको दूसरा ट्रायंगल जो कंसीडर करना है वो करना है ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, ठीक है। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो मेरा ये जो एंगल है क्या है, NCM, ठीक है। सो दिस NCM विल बी इक्वल टू R प्लस NIM, ठीक है। सो दिस NCM इज इक्वल टू R प्लस NIM। अगर मैं इधर ले जाता तो प्लस होता, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, R निकाल दिया। अगेन NCM और NIM की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दी, ठीक है। तो ये R की वैल्यू आ गई अपने पास में, ये I की वैल्यू आ गई। अब हमने को स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ, बताओ मेरे को, स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ इज sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N/1 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin I इंटू N1 इज इक्वल टू N2 sin R, बस ये लिख दो, ये स्नेल्स लॉ हो गया। सो N1 sin I अपॉन N2 sin R। अब N1 तो यही रहेगा, और चूंकि एंगल जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, तो हम जहाँ पे भी साइन आई होगा उसको आई लिखेंगे, tan आई होगा उसको आई लिखेंगे, ठीक है। सो ये साइन आई की जगह आई हो गया, और साइन आर की जगह भी आर हो गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, आर की आई की जगह आई की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये रही, आर की जगह आर की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये रही। बस इस वैल्यू को आपको पुट करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही पुट करेंगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आपको ट्रांसफर करना है। मैं आपको पुट करके दिखाऊं, देखो N1 इंटू आई, सो MN/OM प्लस MN/MC इक्वल टू N2 इंटू आर कौन सी है, ये वाली, सो MN/MC माइनस MN/MI, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे तो ऊपर सब जगह MN दिख रहा है, सबको उड़ा दो,
तो सब उड़ गया, और इधर एम सी और एम सी दिख रहा है, तो इसको एक साइड ले आओ, ठीक है। तो अगर आप इसको एक साइड लेके आओगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो इसको यहाँ ले आओ फिर। सो दिस इज़ N1 अपॉन OM, क्योंकि MN तो चला गया, MN से बुड़ गया, ठीक है। सो N1 अपॉन OM प्लस N2 अपॉन MI, इसको मैंने यहाँ ले लिया ना, इसको यहाँ ले लो। सो दिस इज़ N2 अपॉन MC माइनस N1 अपॉन MC, ठीक है। बस यहाँ से क्या है, MC कॉमन ले लोगे तो क्या मतलब MC अगर आप कॉमन लोगे 1/MC, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो N2 माइनस N1 MC और N1 OM प्लस N2 MI, बस ये आ गया, ठीक है। तो ये आने के बाद में आपको क्या करना है, चुपचाप इसमें जो फार्मूले है वो डाल देने हैं वैल्यूज़। देखो OM क्या होता है, OM इज़ द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस है, मेरी लाइट इधर जा रही है, मेरे को इधर आना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा -U, तो OM की जगह आ गया आपका -U, देखो ये -U। फिर MI क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और लाइट का ट्रैवल किधर है, इधर सेम डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो +V। MC क्या है, R, तो इधर अगेन इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो +R। बस ये अगर आप डालोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा दिस वन। तो इस फार्मूले का अपन अभी आगे यूज़ करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखो नाउ, अगर मैं, ये तो मैंने एक सरफेस लिया था रिफ्लेक्शन का, अगर मैं लेंस लेता हूँ तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा दूसरा लेंस, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन बाय लेंस, तो इसी फार्मूले का अपन यूज़ करने वाले हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस क्या होता है, तो ये जैसे अपना हो गया लेंस, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसा मानते हैं कि देखो ये पहला सरफेस है, तो ये पहला सरफेस का स्टडी अपन ने ऊपर भी कर लिया, अभी अपन को दूसरा सरफेस का भी स्टडी करना है, तो इन दूसरा सरफेस का स्टडी और पहले सरफेस के स्टडी को मर्ज करना है। तो क्या होगा, तो पहला सरफेस है, ठीक है, तो जो अपन ने पहला सरफेस का भाई अपन ने जो फार्मूला पढ़ा है, तो वो देखो पहला सरफेस, तो इसका इमेज कुछ बनेगा, ये पहला सरफेस है, इसका इमेज बन गया ये I1, तो ये I1 जो है, ये I1 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बस इतना ही अपन को पढ़ना है। तो ये चीज़ तो अपन ने अभी भी पढ़ी है, ऊपर यही तो पढ़ा है, तो यहीं पढ़ा है, तो सिंपल आप लिख सकते हो, ये वाला फार्मूला अभी भी पढ़ा है, ये देखो ये वाला N1 अपॉन OB डिवाइडेड बाय N2 अपॉन BI, मतलब OB क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो पहला वाला होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB, ये क्या होता है इमेज का डिस्टेंस, तो ये BI1, ठीक है। और ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये BC1, बस ऊपर वाले सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम, बस खाली अपन नाम चेंज हो गया OB वगैरह वगैरह, बाकी तो सब सेम ही है। नाउ सिमिलरली अगर आप इस वाले सेक्शन के साथ करते हो, ये दूसरा वाला सेक्शन है, इसके साथ अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो ये बन जाएगा, इसका ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, रियल है, लेकिन इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब इधर की साइड अपन को दिखेगा, इधर की साइड दिख के तब जाके यहाँ पे ये रियल इमेज I1 की तरफ बनाएगा, ठीक है। तो अगर सेम इक्वेशन मैं इसके लिए लिखता हूँ तो मेरे को कैसे लिखूँगा, सेम इक्वेशन अगर इसके लिए लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, ये इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया इमेज का डिस्टेंस DI1, लेकिन मेरे को ये क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इस साइड रहेगी, तो मैं इसको लिखूँगा -DI। अगेन रियल इमेज का क्या होगा, DI, तो DI मतलब आपको N2 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस N1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस इतना लिखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, DC2, ठीक है, तो ये DC2 आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये वाली, बस इस तरीके से आप लिखना है। तो फॉर थिन जो मेरा ये है लेंस, उसके लिए एक मिनट, तो थिन लेंस के लिए क्या होगा कि BD_I1 इक्वल टू DI1, ठीक है, तो ये I1 है, तो ये B से लो या D से लो, बात एक ही है, क्योंकि ये लेंस क्या है, B और D क्या है, सेम ही है, क्योंकि लेंस बहुत थिन है, ठीक है, बहुत ही थिन है, तो B और D सेम ही होता है, तो यहाँ से I का जो डिस्टेंस है वो सेम माना जाएगा, तो इसको मैंने सेम कर दिया और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसको और इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। नाउ अब हमको पता है कि मेरे को इमेज कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखनी है,
तो ओ बी को क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी, ओ बी को इन्फिनिटी कर दिया। और ये भी पता है कि जब इन्फिनिटी रखते हैं तो इमेज जो डी आई बनती है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, तो डी आई की जगह क्या लिख दूंगा, एफ लिख दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, ठीक है। सो मैंने ये ओ बी की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो ये जीरो हो गया, एन वन अपॉन डी आई मतलब एन वन अपॉन फोकस आ गया, बाकी का सेम रहा। द पॉइंट वेयर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फोकस। तो जब इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनती है। और लेंस ऑफ द लेंस एंड डिस्टेंस एफ गिव्स द फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ होती है आपको बताइए। लेंस हैज़ टू फोसाई एफ एंड एफ डैश ऑन द अदर साइड। अब लेंस है तो इसके लिए दो फोकस होंगे, एक इधर होता है एफ और ये एफ डैश इधर होता है, दो फोकस होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो बाय साइन कन्वर्जन अपना हो गया बी सी वन, बी सी वन अपन को चाहिए, देखो बी सी वन कहाँ से मिलेगा, बी सी वन ये रहा बी सी वन ये है ना, तो बी सी वन किधर होगा, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा अपन को चाहिए डी सी टू, डी सी टू मतलब ये किधर होगा, नेगेटिव, तो ये देख लो प्लस आर और माइनस आर, बस यहाँ पे ही रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस। हमने एन वन से यहाँ डिवाइड दे दिया तो एन टू बाई एन वन क्या होता है, एन टू वन, और एन वन से एन वन क्या हो गया, वन बन गया। सो दिस इज द फॉर्मूला। इस फार्मूला को बोला जाता है भाई मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस मेकर। क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरे को कौन सी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए वो बना सकता हूँ। मेरे को पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मैं कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो वो मटेरियल ले लूँगा। मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लूँगा, ठीक है। और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 पता है और मेरे को मटेरियल पता है, तो मैं क्या निकल लूँगा, मेरे जो भी फोकल लेंथ चाहिए उसका लेंस बना सकता हूँ, इसलिए उसको बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है, डिराइव द लेंस मेकर फार्मूला, तो ये आपको डिराइव करना है। नाउ इट इज़ यूजफुल टू डिजाइन द डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग द surface suitable radii of curvature. Note that the formula is true for concave lens also in case, ये कॉन्केव लेंस के लिए भी ट्रू है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन ने प्रूव कर ही दिया है, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ अगर आप इसी चीज़ में अगर आप 9.19 और 9.20 मतलब ये और ये, इन दोनों को आप कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो। सो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो N1 बाय एफ इज इक्वल टू N1 अपॉन बी प्लस N1 अपॉन डी आई, बस ये इसके इक्वल होगा। N1 को डिवाइड देके N1 तो चला गया, ओ बी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, डी आई क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगेन द थिन लेंस एप्रोक्सीमेशन बी डी क्लोज टू इच अदर ऑब्जेक्ट सेंटर बाय अप्लाइंग कॉन्वेक्शन, दिस इज प्लस यू, दिस इज माइनस यू, दिस इज प्लस वी, ठीक है। सो ये डाल के मेरे पास क्या आ गया, दिस इज द फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको बोला जाता है लेंस फार्मूला। क्या बोला जाता है, थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस के लिए है तो इसको बोला जाता है थिन लेंस फार्मूला। आपने मिरर के लिए सेम पढ़ा होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो ये आपका हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको बोला जाता है थिन लेंस फार्मूला। दो वी डिराइव फॉर अ रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, द फार्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेव लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, सबके लिए वैलिड है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट टू फोसाई एफ एंड एफ डैश ऑफ डबल कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दोनों बराबर दूरी पे होते हैं दोनों फोकस। द फोकस ऑन दी साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल, एंड जो दूसरा होता है वो देखो यहाँ से देखते हैं। इसमें क्या मैंने बताया, दो फोकस होते हैं लेंस में, ठीक है। दो फोकस होना बनता भी है क्योंकि एक तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसकी तरफ फोकस होगा, एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी तरफ दो फोकस होगा, ठीक है। सो नाउ जो जिसकी तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये वाला फोकस है उसका, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट फोकल पॉइंट। जो सेकंड वाला होता है वो हो जाता है सेकंड फोकल पॉइंट, ठीक है ना। अब लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी समझ लीजिए, रे डायग्राम कैसे बनते हैं लेंस के, जैसे अपन ने मिरर के समझे थे। तो a ray emanating from object parallel to the principal axis of the lens are refracted passes after refraction passes through the second principal axis, principal focus। बोल रहा है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आती है तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी, सेकंड फोकल पॉइंट से, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो तो ये क्या होगा, विदाउट डेविएशन वापस, मतलब ऐसे कैसे विदाउट डेविएशन आगे जाएगा, ठीक है।
A ray light passes through the optical center of the lens, emerges without any deviation of after रिफ्रैक्शन, मतलब सीधा सीधा जैसे वहाँ से नहीं होता था वो आर से अपन पास करते रेडी सब कर विचरते तो सेम आ जाता वापस। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो डिविएट नहीं होगा। दूसरा, इफ हाँ, a ray of light passes through the first principal focus of the convex lens, emerges parallel to the principal axis after refraction। ठीक है, तो देखो यही बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट फोकस से पास करते हो तो वहीं फोकस से पास करोगे तो पैरेलल तो होना ही है। A ray light incident on the concave lens appear to meet the principal axis at the second focus point, emerges parallel to the principal axis after, वही अगर सेम ही चीज़ है, अगर इससे आने का वो लगता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, पैरेलल दिखता है, मतलब अपोजिट हो गया इसका, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है, मतलब फोकस से अगर पास हो रही है तो फिर पैरेलल होगी, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, सिंपल सी बात ये है। अगेन मैग्नीफिकेशन सेम मैंने पढ़ाया था, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू, मतलब साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वी बाई यू हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि वी और यू का जो साइन है उसके साथ में आपको पुट करना है, दोनों पॉजिटिव लिए हुए हैं अभी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है वहाँ पे ना। When we apply the sign convention, we see that the erect and virtual image formed by a convex और concave legs m is positive, m पॉजिटिव आता है, कब आता है, जब आपके द्वारा इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो और वर्चुअल हो। ठीक है, तो इरेक्ट और वर्चुअल हो तो जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाउ अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कैसी है, इन्वर्टेड और रियल इमेज है। ठीक है, तो अगर आप करके देखना तो यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो जो इमेज बन रही है ना वो रियल बन रही है, क्योंकि रियल कर रहे हैं, और उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो अगर आप एच डैश बाई एच आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो वो कैसा आएगा आपका, एच डैश बाई एच निकालोगे तो कैसा आएगा, वी बाय यू। ठीक है, सो ये मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी मतलब जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है उसके लिए क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, ये जो हाइट है क्या नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, ये हाइट का ऊपर तरफ पॉजिटिव लेते हैं, सो ये नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो क्या होगा, ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब बन रहा है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, नाउ एक पावर ऑफ लेंस नाम की चीज़ होती है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, देखो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट 1/f। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कितना कन्वर्स कर रहा है या कितना डाइवर्स कर रहा है। अपन फिलहाल कन्वर्स की बात करते हैं कि जैसे ये लेंस है तो कितना अच्छे से जो है फोकस पे कन्वर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगा उतना ये एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई पास करता तो ये एंगल बड़ा होता। ठीक है, जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगा या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो पावर है उसको बोले जाता है लेंस की पावर। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाय कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच अ लेंस इंट्रोड्यूसेज इन लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी लाइट आ रही है उसको कितना कन्वर्स कर रहा है या कितना डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, नाउ क्लियरली अ लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बैंड द इंसिडेंट लाइट मोर। अब अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है अगर आप उसका फोकल लेंथ कम है तो फोकल लेंथ कम है मतलब बहुत ही जल्दी यहीं पे फोकस आ जाएगा, तो यहीं पे फोकस आ जाएगा, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बेंड कर दिया है। तो अगर आपका फोकल लेंथ कम है तो बेंड मोर, while convergent and focal length diverging power in case of convergent length. The power of lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges. तो tan थीटा ऑफ द डेल्टा कितना हो रहा है, कितना मोड़ रहा है, उसका जो एंगल है उसका tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माय पावर। तो अगर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे तो क्या आएगा, h बाय एफ। सो दिस इज h बाय एफ एंड अगेन आप रीड अगेन is defined at the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light parallel to the principal axis falling at unit distance from the optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका दूरी होगा वो कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इसका दूरी कितना होना चाहिए, ये वाला दूरी कितना होना चाहिए, यूनिट में 1 होना चाहिए, मतलब हाइट कितना होना चाहिए, h 1 होना चाहिए। बस h की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पुट करोगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/f। अगेन थीटा बहुत स्मॉल होता है क्योंकि पैरेक्सियल रेज है, तो tan थीटा को थीटा रख दिया, मतलब डेल्टा रख दिया एक तरीके से, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/f। और डेल्टा क्या होता है, पावर, तो दिस पावर इज इक्वल टू 1/f। इसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 per meter. The power of lens of focal length 1 meter is 1 diopter. ठीक है,
द पावर ऑफ लेंस इज़ पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्वियसली बात है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो 1/f क्या होगा, नेगेटिव तो आएगा। तो मतलब क्या होगा, वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव होता है। 10 अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको +2.5D का पावर का आपको वो दिया है, क्या दिया है, चश्मा दिया है, तो उसका क्या मतलब है, प्लस दिया है, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है। और 2.5 दिया है तो इसका एफ निकालोगे तो क्या होएगा, 1/2.5 मतलब कितना हो गया आपके पास में 4। तो रिक्वायर्ड लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर या 4 मीटर, ठीक है, सॉरी 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। लेंस ऑफ पावर 0.4 मतलब -4.0, अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अगर मैं दो लेंस को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दो लेंस को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो पहले लेंस का जो लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, दूसरी लेंस का लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब वही है कि पहले लेंस से जो इमेज बनी दैट इज़ दिस I1, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, दूसरे के लिए, ठीक है। तो बस मैंने ये मेरा इमेज बना तो मैंने V1 हो गया, UV1, बस ये सारे फॉर्मूला डाल दी। दूसरे के लिए क्या होगा, जो मेरा जो U है, दिस U है, ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, दिस V1 विल एक्ट एज U, बस वहीं कर दिया। फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा V1 से V1 गया, तो 1 - V 1 - U 1/f माइनस 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2। सो ये मेरा इफेक्टिव फोकल लेंथ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये मेरा क्या जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरीके से आप 4-5 लेंस जोड़े हो तो क्या करते, 1/f3 1/f4 सबको ऐड कर देते। तो ये दिस इज़ वैलिड फॉर n नंबर ऑफ लेंस, तो आप किसी भी लेंस को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली 1/f क्या होता है, पावर, तो आप पावर को भी सीधा ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको पावर बढ़ानी है तो बहुत सारे लेंस डाल दो, अगर आपको फोकल लेंथ ये करना है, वो करना है ज़्यादा, तो आप बहुत सारे लेंस ऐड कर दो, आपके फोकल लेंथ सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ since the lens are thin we assume that optical central of the lens coincide, let us center P, मतलब ये दोनों का बहुत थिन है तो सेंटर जो है P को ही मान लिया, P से ही सारे डिस्टेंस लिए जा रहे हैं। तो इसमें वो भी लिखा हुआ है, देखो कि कंसीडर टू लेंसेज AB ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 placed in contact with each other, let the object be placed at O beyond the focus of first lens A, इधर रखा गया ऑब्जेक्ट को। द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेज द इमेज I1, फर्स्ट लेंस कितना प्रोड्यूस करेगा, इमेज I1। सिंस I1 इज द रियल इमेज इट सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस B, इसका रियल इमेज है वो किसकी तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए। प्रोड्यूसिंग द फाइनल इमेज आई, फाइनल इमेज कौन सी, आई है। इट मस्ट हाउएवर बी बॉर्न इन माइंड दैट दिस, है ना। नाउ सिमिलरली अगर आप मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, मैंने फोकल लेंथ की बात कर ली तो ऐसे ऐड हो जाएगा, मैंने पावर की बात कर ली तो ऐसे ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे पावर लेंस लगा रहे हैं उनका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सच सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज कॉमनली यूज फॉर डिजाइनिंग द लेंसेज ऑफ कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे आपको फोटो लेने हैं, दूर के लेने हैं, पास के लेने हैं, ऐसे वैसे लेने हैं, जो अलग अलग लेंस का आप कॉम्बिनेशन जो है उसको लगा सकते हो, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो प्रिज्म में कुछ नहीं होता, एक ट्रायंगुलर शेप का रहता है, उसमें लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो शोज द पासेज ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस AB इज I1R। तो यहाँ पे I एंगल पर डाला था तो R1 पे निकल गया, सपोज यहाँ पे R2 पे डाला है तो E पे बाहर निकला है, ठीक है। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाता है, E को, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस E। द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे RS एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे PQ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने भेजा कहाँ था, ऐसे भेजा था, पाई कहाँ, ऐसे पाई गई, तो ये जो एंगल आएगा उस डेल्टा इस डेल्टा एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। नाउ अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो मेरे को क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करना है। ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको ये पता है कि ये मेरा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल ही है,
ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, तो क्यू एन आर और ए का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, अगर आप ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखोगे तो R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर इज 180 अगेन, 180 अगेन। सो ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ अगर आपको टोटल डेविएशन निकालना है तो टोटल डेविएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, डेल्टा। अभी डेल्टा अगर इस ट्रायंगल को लिखो, ये ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा, तो ये किसके बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल कितना हुआ आपका, ये टोटल आई है तो ये भी टोटल आई होगा। सो ये एंगल निकालना तो क्या होता है, आई माइनस R1। सिमिलरली ये टोटल आई है, ई है, सो ये एंगल कितना होगा, ई माइनस R2, बस। तो प्लस आई माइनस R1, यही है, देखो आई माइनस R1 ई माइनस R2, इन दोनों को सम करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। बस मैंने वो कर दिया, तो R1 R2 का सम जो यहाँ से ए ले लिया, तो मेरा फाइनल जो डेविएशन आ गया वो कितना आ गया, आई प्लस ई इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इज द डेविएशन बाय द प्रिज्म, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला आ गया अपने पास में, देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखो। ये जो मेरा फार्मूला है कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, ये फार्मूला है। अब ए क्या होता है, ए तो प्रिज्म का ये वाला एंगल होता है सबसे ऊपर वाला। अब प्रिज्म मैंने खरीद लिया तो उसका ए तो फिक्स हो जाएगा, मतलब जो खरीदा है तो ए देख के खरीदा होगा, ठीक है, तो वो तो फिक्स होता है। अब ये कांस्टेंट है तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कांस्टेंट है, इधर आके कभी भी ऐड हो जाएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। कितना 10 है 15 जो भी है वो ऐड हो जाएगा। नाउ आई और ई को कंसिडर करो। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डेविएशन 50 है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है। 50 है तो 10 ऐड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसको छोड़ दो। ये सपोज 50 है डेविएशन, तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सपोज ये 10 है, 10 और 40 को ऐड करूँगा तो क्या डेविएशन क्या जाएगा, 40। अगर मैं 40 और 10 को ऐड करता हूँ तो भी मेरे पास डेविएशन कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो कैसे पाएगा, ऐसे पाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक ही डेविएशन के लिए दो इंसिडेंट एंगल आ रहे हैं, एक ही डेविएशन के लिए दो इंसिडेंट एंगल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखो ना, एक ही डेविएशन 50 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 10 और 40, दो एंगल आ रहे हैं, लेकिन डेविएशन फिक्स है, ठीक है। तो ये पाया गया कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड जो इमरजेंस एंगल है वो उनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब ये जो एंगल है, अगर आपका एंगल है वो इंसिडेंट है तो जो दूसरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखो आगे, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल। अ प्लॉट बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज शोन इतने इतने। यू कैन सी दैट इन जनरल एनी वैल्यू ऑफ गिवन डेल्टा एक्सेप्ट फॉर आई इक्वल टू ई मिनिमम करेस्पॉन्डिंग टू टू वैल्यूज ऑफ आई, हमेशा जो डेल्टा होता है वो दो आई के रूप में आ रहा है। दस इन फैक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द समरी आई इक्वल टू ई, डेल्टा रिमेन सेम फॉर इफ़ आई एंड ई आर इंटरचेंज। अगर आई और ई को आप इंटरचेंज करते हो तो वही डेल्टा जो सेम हो जाएगा आपका, 10 का 40, 40 का 10 करते हो तो डेल्टा तो 50 ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज सपोज मैंने लाइट को 10 डिग्री पे डाला था और मेरे जो बाहर आ रही है वो कितने 40 डिग्री पे आ रही है, क्योंकि ये आई है ये ई है, ठीक है। अब मैं अगर लाइट को यहाँ से डालता हूँ 40 डिग्री पे तो बाहर कितने पे आएगी, 10 पे आएगी, क्योंकि अब मेरा आई ये बन चुका है और ई ये बन चुका है। मतलब आई और ई क्या है, आपस में इंटरचेंजेबल है। मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि लाइट पहले यहाँ से यहाँ के ऐसे आ रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ से डालूंगा तो भी लाइट यहीं से वापस आएगी। तो लाइट क्या करेगा, इसका रीट्रेस करेगा, पार्ट क्या करेगा, रीट्रेस करेगा। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट पाथ ऑफ रे कैन बी ट्रेस्ड बैक, या रिट्रेस करेगा, रिजल्टिंग इन द सेम एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल पे वापस आ जाएगा। एट द मिनिमम डेविएशन जो है वो क्या होगा, जब रे क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो अब जब ये रे पैरेलल होगी तभी तो मेरा डेविएशन मिनिमम होगा। ये जो किसके पैरेलल होगा, इस बेस के। अगर ये दोनों पैरेलल है तभी मेरा जो है वो डेविएशन कम से कम आएगा इसमें, ठीक है। सो अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, डी विल बी मिनिमम व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू डी एम एंड आई विल बी इक्वल टू ई। यहाँ से देख लो ग्राफ से, यहाँ से अगर आप ग्राफ से देखोगे तो मिनिमम डेविएशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, जब आई और ई क्या है
बराबर है, तो मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, आई और ए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नाउ अगर ये बराबर है तो मेरा क्या हो गया, R1 और R2 भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ के सिमेट्री से देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल पूरे बराबर होंगे, तो ये 90 गया तो कितना होगा, R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। R1 इक्वल टू R2, तो यहाँ से मैंने क्या पढ़ाया था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये दोनों बराबर है तो R क्या होगा, ए, 2R इक्वल टू ए, तो यहाँ से R क्या आ गया, A/2। सिमिलरली डेल्टा क्या पढ़ाया था, I प्लस ई माइनस ए। अब यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, ये मेरा डिवीजन तो डी हो गया, डेल्टा को डी लिख रहा हूँ। देन ये मेरा क्या, आई और ई सेम है तो मैं इसको 2i लिख देता हूँ, ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। सो बस यहाँ से मैं अगर ए निकालना तो क्या होगा, डी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये मेरा आर आ गया, A/2, और ये मेरा आई आ गया। बस अब मैं लगा लूँगा स्नेल्स लॉ, N2/N1 क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया। अब वो साइन को तो हटा देते हैं, सीधा थीटा लिखते हैं, ठीक है। ए एंड डी कैन बी इंटरचेंज मेजर एक्सपेरिमेंटली, इक्वेशन थर्स प्रोवाइड द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अब मुझे कौन सा प्रिज्म लेना है वो उससे पता लग जाएगा इस इक्वेशन से। क्यों, क्योंकि ए तो मेरे को मेजर कर सकता हूँ और डेविएशन भी है जो मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। सो दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्मा, अगर किसी प्रिज्मा का मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो मैं इससे पता कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ए और डी मेजर हो जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए वही सेम बात है, साइन से साइन मतलब गया, मतलब डायरेक्ट थीटा लिख दिया अपन ने, 2 से 2 गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, डिविएशन डी एम इज इक्वल टू N21 माइनस ए। N21 को क्या ले सकता हूँ, N2/N1 माइनस ए इज डी एम। N2 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, N1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या जिस मीडियम में है वो। तो इससे पता लगता है कि जो लाइट जो है बहुत ही कम डेविएट हो रही है, ठीक है। इंटू में सॉरी ये -1 है और इंटू ए -1 इंटू ए, ठीक है। सो डेविएशन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये एंगल ही स्मॉल होता है और दिस -1 है ऑलरेडी अपन को पता है कि n जो है 1 के आसपास ही होता है, उसमें से एक घटा दो कि फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही कम आने वाला है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, and in next portion we will study optical instrument. Okay, thank you.